गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा कि ठोस में जो दोष होता है वह दोष आप लोगों को बताए थे कि दोष मुख्यतः दो तरह का होता है। मेनली हम लोग दोष देखे तो उसमें एक बताए थे आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है, और दूसरी बात क्या किए थे आप लोगों से, एटॉमिक डिफेक्ट होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक दोष होता है उसमें जो है विद्युत चालकता कैसे बढ़ जाता है, कैसे जो है वह विद्युत चालक का काम करता है। दूसरा आप लोगों को जब हम लोगों ने बात किया, हम लोग जब बात किए थे दूसरे पॉइंट की कि जो है एटॉमिक दोष होता है, तो एटॉमिक दोष में आपको बताया था कि वह दो तरह का होता है। एक बिंदु दोष होता है, दूसरा जो है जालक दोष होता है। बिंदु दोष में आप लोगों को बताया था कि यह जो बिंदु दोष होते हैं वह तीन तरह के होते हैं। एक होता है नॉन स्टैइक्योमेट्रिक, एक होता है स्टैइक्योमेट्रिक, और तीसरा होता है अशुद्धि, इम्प्योरिटी, जिसमें स्टैइक्योमेट्रिक दोष की कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि स्टैइक्योमेट्रिक में आप लोगों से बात किए थे कि स्टैइक्योमेट्रिक जो दोष होते हैं वह दो तरह के होते हैं। एक शॉटकी होता है, दूसरा फ्रैंकल होता है। लेकिन आज दूसरे दोष की बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अरस समीकरण गति दोष। अरस समीकरण मितीय दोष, इसको क्या कहते हैं, नॉन स्टैइक्यो। मैट्रिक डिफेक्ट या इस नॉन स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है इसको पहले आप लोग समझिए। देखो, कोई भी जो यौगिक होता है, हम लोग देखे थे, पीछे बात किए थे कल कि कोई भी यौगिक होता है उसमें परमाणुओं का जो अनुपात होता है वह स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि नॉन स्टैइक्योमेट्रिक में जो यौगिक होते हैं वह यौगिक साधारणतः उसमें क्या होता है कि संयोजी या वह जो है स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं। संयोजी या स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी उसमें जो परमाणुओं का जो अनुपात होता है वह स्थिर नियत नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, स्थिर अनुपात का पालन नहीं करते हैं। तो देखो आप, जो कि जब वह स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है कि वह जो है विद्युत उदासीन भी नहीं हो सकते। लेकिन यह देखा गया है कि यह स्थिर अनुपात के नियम का पालन भी नहीं करते हैं और साथ साथ यह विद्युत उदासीन भी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उसमें धनायन की वृद्धि हो जाती है या ऋणायन की कमी हो जाती है। तो इस धनायन की वृद्धि या ऋणायन के कमी के कारण इसमें जो है विद्युत का जो है चालकता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह कि जब किसी जालक बिंदु से कोई धातु आयन निकल करके धातु आयन अपने व्यवस्था से विचलित हो जाते हैं, तो ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन स्टैइक्योमेट्रिक दोष कहते हैं, यानी नॉन स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। कब? कि जब कोई जालक बिंदु से कोई धनायन या ऋणायन अपने स्थान से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं। इसके वजह से जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, नॉन स्टैइक्योमेट्रिक कहते हैं। नॉन स्टैइक्योमेट्रिक क्यों कहे? क्योंकि जो यौगिक होते हैं उसमें जो तत्वों का अनुपात होता है वह तत्व का अनुपात क्या होता है, स्थिर नहीं होता है, यानी अपने संयोजकता के अनुसार जो है आपस में वह जुड़े नहीं होते हैं। इस प्रकार के जो दोष होते हैं यह मुख्यतः जो है जो धातु संक्रमित होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, ट्रांजिशन धातु जो होते हैं वहाँ पर वह पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन धातुओं में अपनी ऑक्सीकरण संख्या को परिवर्तित करने के गुण होते हैं, और ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन करने के कारण इनके जो है आयन अपने स्थान से निकल करके दूसरी जगह पर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, जिसके वजह से इस प्रकार का दोष क्या हो जाता है, पाया जाता है। तो यह नॉन स्टैइक्योमेट्रिक दोष क्या होता है कि कहते हैं वह दोष जिसमें यौगिक स्थिर अनुपात का पालन नहीं करता है
और इस स्थिर अनुपात के पालन न करते हुए भी यह विद्युत का उदासीन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जालक बिंदु से कोई धातु आयन हट करके उस जालक के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे स्थान पर चले जाने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष कहते हैं। यह नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष उन धातुओं में पाए जाते हैं जो संक्रमित होते हैं, जो ट्रांजिशन होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड है, फेरस सल्फाइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड है। इस तरह के यौगिकों में जो है यह नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष मिलता है। देखो यहाँ पर नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष के लिए बता रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पर देख रहे हो कि फेरिक ऑक्साइड है, इसमें इन दोनों का अनुपात कितना है? स्थिर अनुपात कितना होना चाहिए, या इसके रासायनिक सूत्र क्या है? FeO, यानी एक संबंध एक का अनुपात होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ FeO में इसका मान 1 ना हो करके 1 से कम हो जाता है और इसका मान यह होता है। तो यहाँ पर देखिए कि यह अपने स्थिर अनुपात में इस अनुपात में नहीं हो गया, 1 से इसका वैल्यू घट गया। यहाँ पर इसी तरह से इसमें भी क्या होता है, यहाँ पर अगर देखें तो इसका जो वैल्यू होता है यह जो है इतने से इतने के बीच में होता है, यानी होना चाहिए इसका 1, लेकिन क्या हुआ इसके बीच में है, 0.84 to 1 या इसके बीच में है। तो यह क्या हुआ, स्थिर अनुपात में हुआ? नहीं हुआ। जब स्थिर अनुपात में नहीं हुआ तो वह क्या कहलाएगा? और रस समीकरण कहलाएगा। और इस अनुपात में न होने के कारण, यानी यहाँ से कुछ धातु आयन क्या हुए हैं, हट करके कहीं दूसरे जगह चले गए हैं। इस चले जाने से यहाँ पर जो दोष उत्पन्न होता है, इस दोष को क्या कहते हैं हम लोग? नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष कहते हैं। यह नॉन स्टाइकोमेट्रिक जो दोष होते हैं वह 2 तरह के होते हैं। एक होता है धातु आयन अधिकता दोष और दूसरा होता है धातु आयन न्यूनता दोष, यानी मेटल आयन एक्सेस, और दूसरा जो होता है मेटल आयन की जो है मिनिममता होती है, मिनिमम होता है, दूसरे में घट जाता है। तो इस तरह धातु आयन की अधिकता दोष और धातु आयन की जो है कमी के दोष के कारण यह डिफेक्ट उत्पन्न होता है यहाँ पर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? और समीकरण मितीय दोष कहते हैं। धातु आयन अधिकता दोष कैसे उत्पन्न हो सकता है? और दूसरा है धातु आयन न्यूनता दोष। एक होता है एक्सेस होता है, दूसरे की क्या होता है? एफिशिएंसी होती है, दूसरे में कमी होती है। इसी को देखना है हम लोग। तो यहाँ पर अप्रसक्त समीकरण मितीय दोष कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है धातु आयन अधिकता दोष और दूसरा होता है धातु आयन न्यूनता दोष। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग धातु आयन अधिकता दोष की बात करते हैं कि धातु आयन अधिकता दोष क्या होता है। देखिए धातु आयन अधिकता दोष में मान लीजिए कि यह जो है जालक बना हुआ है, जैसे यह जालक है, यहाँ पर यह जालक बना हुआ है और इन जालकों में जो है यह आयन एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है या इस तरह से व्यवस्थित है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर जो है धातु आयन है और यहाँ पर क्या है, यह धातु आयन हो गया और यह जो है यह हो गया कैटायन और यह हो गया एनायन, यानी यह धनायन हो गया, यह ऋणायन हो गया, यह धनायन हो गया, यह ऋणायन, ऋणायन धन, ऋणायन धन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋण। अब यहां से देखिएगा कि यह होता क्या है इसमें कि यह जो ऋणायन है अपने स्थान से क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए। जैसे यहाँ पर यह ऋणायन है और अधिक जोड़ देते हैं, यह ऋणायन है, यह जो ऋणायन है यह अपने स्थान से क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए, यहाँ से यह हट जाए। जब यहाँ से यह हटता है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो देखिए अगर इसमें पूरा देखें तो
इस पूरे में अगर आप देखिए, इस पूरे में इस ऋणायन के तुलना में धनायन की संख्या, धनायन की मात्रा क्या हो जा रही है, अधिक हो जा रही है। क्या कंडीशन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि यह जो जालक बिंदु है, इस जालक बिंदु में ऋणायन अपने स्थान से क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। जहाँ पर उसको उदासीन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, या छोड़ देता है। इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के कारण इसमें जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, धात्वायन अधिकता दोष कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इस ऋणायनों के तुलना में इस जो है पॉजिटिव आयन यानी धनायनों की मात्रा क्या हो गई, अधिक हो गई। यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन आता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, फोकल केंद्र कहते हैं, यानी यफ केंद्र कहते हैं। यह क्या है, यफ केंद्र है। परंतु यहाँ पर देखिएगा, अगर देखा जाए तो विद्युत जो यौगिक है, धातु आयन अधिकता है, इसके वजह से तो यौगिक विद्युत उदासीन नहीं होना चाहिए, लेकिन यह क्या हो जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से धनायनों और ऋणायनों का जो है मात्रा है वह दोनों क्या है, बराबर हो जा रहा है। इसके वजह से यह विद्युत उदासीन है। यहाँ पर इसको भरने के लिए, यहाँ पर यह जो है इसको भरने के लिए दूसरे जो है धातु आयन इधर आना चाहते हैं। इसके वजह से इसकी विद्युत चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यह जब चालकता बढ़ती है तो इसके इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं धातु आयन अधिकता दोष। यानी एक प्रकार से यह होता है, पहला यह है कि जब कोई ऋणायन अपने स्थान से विलुप्त हो जाता है तो अपने स्थान से विलुप्त होने के कारण ऋणायनों के संख्या में कमी हो जाती है और तथा धनायनों के यानी धातु आयनों के संख्या में वृद्धि हो जाता है। और यह ऋणायनों की संख्या में कमी और धातु आयनों की संख्या में वृद्धि के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को धातु आयन अधिकता दोष कहते हैं। यहाँ पर यह जो बन रहा है इसको कहते हैं फोकल केंद्र, जिसको यफ केंद्र कहते हैं। इस फोकल केंद्र के कारण ऐसे यौगिक क्या होते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। क्योंकि यह फोकल केंद्र करता क्या है कि प्रकाश के ऊर्जा का अवशोषण करके इसको उत्सर्जित करता है, जिसके वजह से यह यौगिक क्या होता है, रंगीन दिखाई देता है। इसलिए इस केंद्र को क्या कहते हैं, रंग केंद्र भी कहते हैं, कलर सेंटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन उस जो है प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करता है और फिर उसको क्या करता है, उत्सर्जित करता है। यह जो है जैसे आप देखे होंगे सोडियम क्लोराइड है का निर्माण हो रहा है। कैसे हो रहा है, सोडियम वाष्प और क्लोरीन गैस जब आपस में क्रिया करते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्लोरीन यहाँ पर नहीं आ पाता है बल्कि उसके इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। इसी तरह से लिथियम क्लोराइड का कलर कैसा दिखाई देता है, लिथियम क्लोराइड का कलर जो है गुलाबी रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें लिथियम आयन की जो है अधिकता हो जाती है। यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन की अधिकता हो जाती है, किसके तुलना में, इस ऋणायन के तुलना में। इसकी वजह से यह जो यौगिक है वह कैसा दिखाई देने लगता है, रंगीन दिखाई देने लगता है। और यह रंगीन क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें जो है फोकल केंद्र बनता है। यानी इस तरह के जो है अगर हम दोष करें तो इस तरह के दोष कहाँ पर, जैसे यह दोष जो होता है साटकीय दोष के समान होता है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो गया, ऋणायन की कमी हो गई, तो यह साटकीय दोष के समान ही यह जो है दोष होता है। यानी ऐसे दोष वहां पर मिलते हैं जहां पर साटकीय दोष होता है। बात समझ में आई? इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं धातु आयन अधिकता दोष। यानी धातु आयन अधिकता दोष एक तो यह रीजन है जबकि क्या हो जाए, ऋणायन जो है विलुप्त हो जाए और उस विलुप्त हुए ऋणायन के जगह पर क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ऐसे दोष को हम लोग क्या कहेंगे, धातु आयन अधिकता। एक कंडीशन तो यह, इस कंडीशन में क्या होगा कि धातु आयन अधिकता दोष उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा कंडीशन और दिखाते हैं आपको। एक कंडीशन तो यह हो गया कि जब कोई ऋणायन अपने स्थान से विलुप्त हो जाए और उसके स्थान पर क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन चले आए, तो यह क्या हो जाएगा, धातु आयन अधिकता दोष हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन यह होता है कि अगर मान लेते हैं कि यह सभी ऋणायन हैं, यानी यह नेगेटिव आयन है, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन जालक से बाहर निकलने के लिए, कोई ऋणायन जालक से बाहर निकलना चाहता है। जब जालक से बाहर निकलना चाहता है तो अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है
मान लो कि वह अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और वह जो इलेक्ट्रॉन है इसके जो है अंतरा अवकाश में चले आए, यह अंतरा अवकाश में चले आए। इस अंतरा दूसरी कंडीशन है, यानी पहले कंडीशन में क्या हुआ था, ऋणायन निकल गया था, लेकिन दूसरे कंडीशन में देखिए ऋणायन तो निकल नहीं रहा है, लेकिन वह जालक से बाहर जाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, त्याग करता है। और यह इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करता है तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं और नहीं जा पाते हैं, बल्कि जालक के किसी स्थान में जाकर के क्या हो जाते हैं, फिक्स होते हैं। तो ये जालक में इस बिंदु पर तो जा नहीं सकते हैं, फिर कहाँ जाएंगे, अंतरा अवकाश में जाएंगे। यह इलेक्ट्रॉन कहाँ चला आया, इस अंतरा अवकाश में चला आया। इस अंतरा अवकाश में आए हुए इलेक्ट्रॉन को उदासीन करने के लिए और अधिक धनायन इसमें क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब यह धनायन यहाँ पर आ गया, तो ऐसे कंडीशन में यह इलेक्ट्रॉन तो इसके जो है अंतरावकाश में आए, इसको उदासीन करने के लिए कोई बिंदु तो खाली नहीं है, फिर वह जो धातु आयन आएगा वह भी कहाँ चला जाता है, अंतरावकाश में चला जाता है। इसके वजह से इस ऋणायन के तुलना में इस धातु आयन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब यह धातु आयन की संख्या बढ़ जाती है तो धातु आयन इस तरह के जो है एक जो बनता है, यानी जो दोष उत्पन्न हो जाता है, यह दोष भी क्या कहलाएगा, धातु आयन अधिकता दोष कहलाएगा। कब, जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई ऋणायन अपने जालक को छोड़ करके बाहर जाता है, बजाना चाहता है, तो वह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, वह इलेक्ट्रॉन उस जालक के अंतरा अवकाश में चले जाते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को उदासीन करने के लिए धातु आयन अंतरा अवकाश में आते हैं, जिसके वजह से धातु आयन की अधिकता हो जाती है। और यह धातु आयन की अधिकता के कारण इसमें क्या होता है कि इस धातु आयन की अधिकता के कारण इसमें जो दोष उत्पन्न होता है, इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, धातु आयन अधिकता दोष कहते हैं। यानी पहले कंडीशन में क्या हुआ था, यह ऋणायन विलुप्त हुआ था। दूसरे कंडीशन में ऋणायन नहीं विलुप्त हो रहा है, बल्कि वह इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को पूर्ति करने के लिए अलग से धातु आयन इसमें क्या हो जा रहा है, इसके अंतरावकाश में प्रवेश कर जा रहे हैं, जिससे धातु आयनों की संख्या बढ़ जा रही है। और इस धातु आयनों की संख्या बढ़ने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है, उस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो है धातु आयन अधिकता दोष कहते हैं। इस प्रकार का दोष क्या कहलाएगा आपका, इस प्रकार का दोष कहलाएगा फ्रेंकल दोष कहलाता है। या पहला वाला जो देखे थे, जहां पर जो है ऋणायन विलुप्त हुआ था, उसमें जो है इस तरह से दिखाई देता है। और यहाँ पर जो यह दिखाई दे रहा है, यह कहाँ पर मिलता है, जैसे जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पर इस तरह के दोष मिलते हैं। यहाँ पर इसकी अधिकता हो जाती है, धातु आयन की अधिकता हो जाती है, लेकिन ऋणायनों की कमी नहीं होती है। धातु आयन अलग से इसके अंतरावकाश में क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो यह दोनों तरह के, यानी पहले कंडीशन में क्या हुआ था, ऋणायन विलुप्त हो जाए, दूसरे कंडीशन के ऋणायन विलुप्त नहीं हुआ, लेकिन अंतरावकाश में अधिक धनायन हो गए। कैसे हुए, क्योंकि यह जो है इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, और यह इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल से बाहर जा नहीं सकते हैं, इस जालक में ही कहीं न कहीं व्यवस्थित होते हैं। उनको व्यवस्थित होने के लिए सिर्फ जगह कहाँ बचता है, अंतरावकाश बचता है। इस अंतरावकाश में यह इलेक्ट्रॉन आ गए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यह जो है यहाँ पर धातु आयन की जो है अलग से धातु आयन आ गया। और यह अलग से धातु आयन आने के कारण इस पूरे क्रिस्टल में देखिए तो इस ऋणायन के तुलना में इस धनायन की मात्रा अधिक हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, धातु आयन अधिकता दोष कहते हैं। तो दो कंडीशन हुआ। पहली कंडीशन में यहाँ धातु आयन अधिकता दोष में अगर देखें तो क्या क्या कंडीशन हुआ। पहली कंडीशन में जो है ऋणायन विलुप्त हुआ, ऋणायन विलुप्त हुआ जो पहले फिगर बनाए थे। दूसरे कंडीशन में क्या हुआ कि अंतराकाश में क्या हुआ, धनायन चले आए। कैसे आ गए, क्योंकि अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन था, इसकी वजह से इसमें क्या चले आए, यह भी अंतराकाश था, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यह चले आए, इसकी वजह से धातु आयन की अधिकता हो गई। तो यह दो तरह के जो है धातु आयन अधिकता दोष दो कारण से उत्पन्न हो सकता है। पहला कारण इसके विलुप्त होने के कारण, दूसरा इलेक्ट्रॉन के आ जाने के कारण। इस तरह से दो तरह से धातु आयन की अधिकता हो सकती है। और इसमें देखें तो इसमें रेशियो क्या है तो यह में रेशियो क्या हो जाता है, बदल जाता है। दोनों देखिए, यौगिक तो उदासीन है, यौगिक तो उदासीन है, जितने धनायन है उतने ही ऋणायन है। उस धनायन को न्यूट्रलाइज कौन कर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन। यौगिक तो उदासीन है, फिर भी क्या होता है कि यह धातु आयन के आने के कारण
इसमें चालकता बढ़ जाती है, इसकी चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी। तो यह जो है दोनों कंडीशन से क्या होता है, कौन सा दोष उत्पन्न होता है, धातु आयन अधिकता दोष उत्पन्न। पहली कंडीशन में क्या बताया कि ऋण आयन विलुप्त हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि इस अंतरावकाश में इलेक्ट्रॉन चला आएगा और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें क्या होगा, अंतरावकाश में धनायन चले आ जाएंगे, जिसके दोनों कंडीशनों में धातु आयन की क्या हो जा रही है, अधिकता हो जा रही है। इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, धातु आयन अधिकता दोष कहते हैं। यह पहला पॉइंट। इसकी दूसरी बात कह रहे थे हम लोग, दो बातें कहे थे आप लोगों से, तो यहाँ पर दो बातें होती है। पहली बात कहे थे कि धातु आयन की अधिकता हो सकती है, जिसकी वजह से यह डिफेक्ट जो उत्पन्न होता है वह भी क्या कहलाएगा, आदर्श समीकरण। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि धातु आयन न्यूनता दोष भी हो सकता है। धातु आयन न्यूनता दोष कैसे हो सकता है, इसको देखिए आपको बताते हैं। यहां पर धातु आयन न्यूनता दोष की अगर बात करें हम लोग, दूसरा कंडीशन है धातु आयन न्यूनता दोष। धातु आयन न्यूनता दोष में अगर दूसरा बी कंडीशन है कि धातु आयन न्यूनता दोष यानी मेटल आयन एफिशिएंसी, वहां पर क्या था, एक्सेस था, यहां पर जो है इसकी कमी हो रही है। कैसे यह कंडीशन, दो बातें हो सकती हैं यहां पर भी अगर सोचा जाए तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। कंडीशन यह हो सकता है कि धातु आयन विलुप्त हो जाए, धातु आयन क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि धातु आयन ऋण आयन क्या हो जाए, जालक में चले आए, अंतरावकाश में चले आए। लेकिन देखिए जालक को अंतरावकाश में डालना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पीछे भी बताए हैं कि जो अंतरावकाश यानी जो रिवाइट्स बनते हैं उसकी त्रिज्या छोटी होती है। किसके द्वारा, किसके जो है ऋण आयन के, ऋण आयन का जो है आकार क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए वाइट्स में जो है ऋण आयन का प्रवेश करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इस प्रकार के दोष नहीं मिलते हैं। यानी क्या कंडीशन हो सकता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि यह कोई जालक है, यह जालक है, इसमें जो है ऋण आयन और धन आयन व्यवस्थित हैं, या ऋण आयन और धन आयन एक नियमित क्रम में सपोज कर लीजिए कि व्यवस्थित है। यहाँ पर जो है या मेटल आयन है, या जो है कैटायन है, या ऋणायन है, धनायन है, ऋणायन है, ऋणायन है, धनायन है, ऋणायन है, धनायन है, धनायन है, ऋणायन है, धनायन, ऋणायन। या धातु आयन न्यूनता दोष में अगर हम कहें कि यहां से यह क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए, जब यह विलुप्त हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब यह विलुप्त होगा बेटा तो इस कंडीशन में तो देखने में साफ मालूम हो रहा है कि इस ऋण आयन के तुलना में धातु आयन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, कमी हो जा रहा है। तो यह धातु आयन कमी हो जा रहा है, या तो धातु आयन कमी होना मतलब न्यूनता दोष तो हो गया, लेकिन यह भी कहे हैं कि यौगिक क्या होता है, उदासीन होता है। कैसे उदासीन होता है कि जब यह यहाँ से यह विलुप्त होता है तो यह धातु आयन अपने ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है। देखिए यहाँ पर +1 चार्ज था, अब यह अपने ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है, +1 से क्या हो गया, +2 हो गया। तो जितने ऋण आयन हैं, यानी इस पर देखें 1 2 3 4 5 6 ऋण आयन है, ऋणावेश की संख्या 6 हो गई। यहाँ पर धनावेश की देखें 1 2 3 4 और यह भी क्या हो गया, +2 है, 6 हो गया। यौगिक तो उदासीन हो गया, लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां से यह क्या हो गया, विलुप्त हो गया, यहां से यह क्या हो गया, खाली हो गया। तो खाली हो गया, कम हो गया, इसके वजह से जो है यहाँ विलुप्त होने के कारण यहां से तो यह विलुप्त हो गया, इसकी वजह से होल बन गया। तो इन पूरे में अगर देखें तो धातु आयन तो कम हो गया, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या इसकी वृद्धि हो गई। ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि होने के कारण यह क्या हो गया, यौगिक विद्युत उदासीन हो गया। लेकिन इस होल को भरने के लिए, यह जो है होल है, इसको भरने के लिए यह धातु आयन यहाँ से यम आयन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इधर की ओर भेजेगा। यम यहाँ से भेजेगा, इसको यहाँ इलेक्ट्रॉन भेजा,
तो यह हो जाएगा +1 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होता है और इलेक्ट्रॉन के रोटेशन होने के कारण इलेक्ट्रॉन भ्रमण करता है, इस इलेक्ट्रॉन के रोटेशन होने के कारण इसकी विद्युत चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है आपका, इस प्रकार का दोष जो है कहलाता है धातु आयन न्यूनता दोष। जैसे मान लेते हैं कि फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड में आयरन है और ऑक्सीजन इस तरह से क्रम में व्यवस्थित है। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर Fe+2 है, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर Fe+2 है, तो ऐसे कंडीशन में होगा क्या कि यह जो है जब अपने Fe+2 है और यहाँ से यह विलुप्त हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Fe+3 हो गया, यौगिक क्या हो गया, विद्युत उदासीन हो गया। अब इसको जो है इसको +2 करने के लिए यह क्या करेगा या यह क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब यह अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कराएगा तो यहाँ पर क्या होगा +3 हो जाएगा, यहाँ पर यह क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। इस तरह से पूरे जो है क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं और इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण, इन इलेक्ट्रॉनों के जो है भ्रमण के कारण इसमें क्या होता है, विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, जिसके कारण इसमें विद्युत चालकता का गुण उत्पन्न हो जाता है, यानी विद्युत चालकता जो है इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। या दूसरा कंडीशन आपको कह रहे हैं कि यह भी हो सकता है न्यूनता दोष, कि जैसे मान लेते हैं कि यह जालक बने हुए हैं, यह है जालक सब, यह है यह जालक है। अब यहां पर यह कह दें कि धातु न्यूनता क्या हो सकता है कि इसके जो है बैकेंट में यह ऋणायन चला आया, जैसे यह व्यवस्थित तो है लेकिन यह बैकेंट में क्या हो गया, इसके अंतरावकाश में क्या हो गया, ऋणायन चला है। तो इस प्रकार का दोष भी क्या होगा, धनायन के तुलना में ऋणायन की संख्या अधिक हो जाएगी, यह भी क्या कहलाएगा, धातु आयन न्यूनता दोष कहलाएगा। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है संभव, यह बहुत कम स्थितियां होती हैं, क्योंकि इसका आकार जो ऋणायन का आकार होता है वह बड़ा होता है, इस वाइट्स में उसके लिए उतना जगह नहीं है कि वह उसके अंतरावकाश में चला जाए। इस तरह से यह दोष मिलने की संभावना बहुत ही कम होता है। यह कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है। तो यह दो तरह के आप दोष देखें, एक धातु आयन अधिकता दोष और दूसरा क्या हुआ, धातु आयन न्यूनता दोष। यह रहा दो कंडीशन। तीसरे कंडीशन की बात करते हैं, उसमें जो है बिंदु दोष की अगर बात कर रहे थे हम लोग, तो पहला क्या था, स्टाइक्योमेट्रिक था, दूसरा क्या था, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक है और तीसरा क्या है, अशुद्धि दोष। यानी कोई ठोस क्रिस्टल है और उस ठोस क्रिस्टल में कोई अलग से बाह्य पदार्थ मिला दिया जाए, तो बाह्य पदार्थ मिला देने पर उसमें जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं। क्या परिभाषा कहें आपको कि किसी ठोस क्रिस्टल में, किसी शुद्ध ठोस क्रिस्टल में कोई अलग से जब कोई पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके वजह से उस क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो है सोडियम क्लोराइड है और उस सोडियम क्लोराइड में हम क्या करें, ले आकर के थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में स्ट्रांसियम क्लोराइड मिला दें। तो थोड़ी मात्रा में जब हम स्ट्रांसियम क्लोराइड मिलाएंगे तो जो धनायन के जो बिंदु हैं उस सोडियम के जगह पर क्या आ जाएगा, स्ट्रांसियम आ जाएगा। जब सोडियम के जगह पर स्ट्रांसियम आ जाएगा तो सोडियम क्या हो जाएगा, वहां से विलुप्त हो जाएगा। जब सोडियम विलुप्त होता है, इसके वजह से जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अशुद्धि डिफेक्ट या अशुद्धि दोष कहते हैं। और यह क्रिया क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। यह क्रिया क्या कहलाता है, डोपिंग। यानी अलग से जो है उसमें कोई जो है अपमिश्रण, डोपिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, अपमिश्रण। अलग से कोई बात पदार्थ जब मिला देते हैं तो वह अशुद्धि ही, उसमें मिलाना ही क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। जैसे आपको तो देखते होंगे, कभी कभी देखते हैं कि जो तमाम खिलाड़ी होते हैं ना, उनकी अपनी एनर्जी होती है, अपने एनर्जी से काम करते हैं। जैसे तमाम देखे होंगे कि जो धावक होते हैं खूब दौड़ते हैं, लेकिन होता क्या है, कभी कभी जो है वह बाहर से अतिरिक्त अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जब कोई जो है ड्रग्स ले लेते हैं,
अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, इंक्रीज करने के लिए जब कोई ड्रग्स ले लेते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह क्रिया, वह जो है डोप कहलाता है। तो उनका डोपिंग टेस्ट में वह क्या हो जाते हैं, फेल्योर हो जाते हैं, यानी अतिरिक्त बाह्य पदार्थ ले लिए, उसकी वजह से वह क्या हो गया कि उनके ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बाहर से जो ऊर्जा ली गई, बाहर से जो पदार्थ लिया गया वह उसके ऊर्जा को बढ़ा दिया है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डोपिंग कहते हैं, अपमिश्रण कहते हैं। उसी तरह से तमाम, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है, लेकिन जब उसमें स्ट्रांसियम क्लोराइड मिला देते हैं तो वह क्या हो जाता है, विद्युत का वह चालक काम करने लगता है, वहां पर विद्युत की चालकता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है आपको दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो बता रहे हैं कि अशुद्धि दोष क्या होता है। अशुद्धि दोष में सपोज कर लीजिए कि यह जो है, जैसे मान लीजिए कि यह सोडियम क्लोराइड है, धनायन और ऋणायन एक नियमित व्यवस्था में है, या नियमित व्यवस्था में धनायन और ऋणायन है। यहाँ पर यह सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन है, यह नियमित व्यवस्था में है। यह अब इसमें हम जो है स्ट्रांसियम, यह देखिए सोडियम क्लोराइड है, अब इसमें हमने क्या किया, स्ट्रांसियम क्लोराइड मिला दिया। यहां पर स्ट्रांसियम क्लोराइड में देख रहे हैं कि स्ट्रांसियम की वैलेंसी कितनी है, +2। तो जब इसमें मिलाएंगे तो इस सोडियम की जगह पर क्या चला आया, स्ट्रांसियम आ गया, स्ट्रांसियम आ गया +2। जब स्ट्रांसियम आ गया तो यहां से क्या हुआ, सोडियम अपने स्थान से क्या हो गया, विलुप्त हो गया। इस विलुप्त हो जाने के कारण यहां पर क्या हो गया, होल बन गया, और यही होल, यह जो होल बना, यही होल क्या करता है, विद्युत के चालकता को क्या करता है, बढ़ा देता है। यह दोष क्या कहलाता है, अशुद्धि दोष कहलाता है। क्यों, जब सोडियम क्लोराइड में स्ट्रांसियम क्लोराइड मिला देते हैं तो सोडियम के स्थान पर स्ट्रांसियम आ जाता है, जिससे सोडियम आयन अपने स्थान से क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। क्यों विलुप्त हो जाता है, देख रहे हैं क्लोराइड आयन की अगर देखें तो क्लोराइड आयन कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 है, तो 8 ऋण आयन हो गए, नेगेटिव आयन कितने हो गए, 8 हो गए। पॉजिटिव आयन भी विद्युत उदासीन होना चाहिए, पॉजिटिव आयन भी कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो 1 2 देख रहे हैं 3 4 5 6, तो यह हो गए, 2 यहां से आ गया, 8 हो गया। तो इसके आने की वजह से यह क्या हो गया, यहाँ पर विलुप्त हो गया, और विलुप्त होने के कारण यहाँ पर क्या बन गया, होल बन गया, छिद्र बन गया, और इस छिद्र को भरने के लिए दूसरे आएंगे, जब दूसरे आएंगे तो यह छिद्र दूसरे जगह पर बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो विद्युत का प्रवाह होता है इन छिद्रों के कारण होता है, यह छिद्रों के प्रवाह के कारण विद्युत का प्रवाह होता है, जिसकी वजह से इसकी चालकता बढ़ जाती है। इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं। और इस क्रिया को जब किसी पदार्थ में बाह्य पदार्थ मिला दिया जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अपमिश्रण कहते हैं या डोपिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड में स्ट्रांसियम क्लोराइड को मिला दिए तो यह क्या हो गया, इसकी विद्युत चालकता बढ़ गई। या और इसके एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, यह सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इसमें अगर हम लोग जो है आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दें या एल्युमिनियम की अशुद्धि मिला दें तो इनके अशुद्धि मिलाने की वजह से इनकी चालकता यह क्या हो जाते हैं, इनकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यह कैसे बढ़ता है इसको हम जो है अगले पॉइंट पर बात करेंगे। तो यहाँ पर यह जो रहा है आपका, यह क्या कहलाता है, अशुद्धि दोष कहलाता है। लेकिन याद रखिए पीछे कुछ बातें आपकी छूट रही है, उसको भी बता दें थोड़ी सी बातों में। पीछे हम लोग चर्चा किए थे कि जो परमाणविक दोष होता है उसमें हम लोगों ने कहा था कि परमाणविक दोष कितने तरह के होते हैं। परमाणविक दोष जो है बताया था कि एक बिंदु होता है और दूसरा जो होता है जालक होता है। इस जालक में अगर हम बात करें तो इस जालक को हम लोग दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि इसको जो है रेखीय दोष भी कहते हैं, रेखीय बिंदु दोष भी कहते हैं।
रेखीय बिंदु दोष में क्या है, इसको बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, क्योंकि देखिए यह पंक्ति है, यह लाइन है, जितने अवयव कण हैं अपने लाइन में अपने पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन अपने पंक्ति में व्यवस्थित के जगह पर वह क्या होते हैं, उस व्यवस्था से क्या हो जाते हैं, जब विचलित हो जाते हैं तो इस विचलन होने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय बिंदु दोष कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रेखीय बिंदु दोष कहते हैं या रेखीय दोष कहते हैं। तो यह जो रहा आपका वह क्या रहा, पूरी जो है सॉलिड में क्या क्या डिफेक्ट उत्पन्न होता है, और यही डिफेक्ट होने के कारण कोई भी सॉलिड क्या होता है, नॉन कंडक्टर की जगह पर वह क्या हो जाता है, कंडक्टर हो जाता है, यानी विद्युत का सुचालक होता है, जबकि होना क्या चाहिए, कुचालक। लेकिन यह जो डिफेक्ट होते हैं, इन डिफेक्टों के कारण उसमें विद्युत की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी विद्युत चालक का गुण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो यह रहा सॉलिड के दोष। कितने दोष बताए हैं आपको, सॉलिड के जो है दोष बताए हैं। कि सॉलिड में जो दोष होता है कि कोई भी सॉलिड है, क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक में जब अवयव कण अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं तो उनके विचलित होने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, ठोस के दोष कहलाते हैं। उसके बाद सारे दोषों की हम लोगों ने चर्चा किया। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो जो है मेरे YouTube पर जो चैनल आप देख रहे हैं उस पर जो है आप कमेंट कर सकते हो, या ग्रुप में जो आप ग्रुप में जो मेरे ग्रुप पे जुड़े हैं वह ग्रुप में आप जो है डाल करके यह जो है डिफेक्ट आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हो। दूसरी बात आपको बता दें कि जो है इसके पहले, कल से पहले वाला जो था यानी लेक्चर नंबर 9 में जो है आपको हम कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, 2 क्वेश्चन दिए हुए थे। उस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछे थे कि इनका यह जो है रेडियस रेशियो है, और इस रेडियस रेशियो के आधार पर उनको जो है आपको क्या ज्ञात करना था, उनका जो है कि उसकी जो है कितने उपसा संयोजन संख्या होगी और उसका कैसा जो है आकृति होगा। तो उसमें देखे थे कि पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें जो है आपने देखा था कि उसमें पहले वाले क्वेश्चन में उसका जो रेडियस रेशियो था वह जो है जैसे आप निकाले थे उसके रेडियस रेशियो में उसका जो उपसा संयोजन संख्या कितना आया था, 6 आया था, 6 आया था। जब 6 आया था तो उसमें जो है उसकी जो आकृति होगी वह कैसा होगा, अष्टफलकी होगा। और दूसरे वाले में उसका जो रेडियस रेशियो था यानी R पॉजिटिव अपान R नेगेटिव किए, R पॉजिटिव और R नेगेटिव किए तो उसका वैल्यू जो है 0.402 आया। 0.402 आने का मतलब हुआ कि वह कहाँ से कहाँ हो गया, उसके बीच में हुआ, कहाँ से कहाँ के बीच में हुआ, 0.225 से 0.414। तो 0.414 के बीच में ही क्या है, 0.402 है, तो वह कैसा है, टेट्राहेड्रल हो गया, यानी उसकी उपसंयोजक संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। वह दोनों प्रॉब्लम दिए थे उसका जो है आंसर है। अगर और किसी की कोई प्रॉब्लम होगा तो ग्रुप में या कमेंट पे कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर जलाइएगा, यह निवेदन भी है आप लोगों से। थैंक यू। आज का फिर कल क्लास देखते हैं।